लेसन 14 हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था पेज नंबर 159 तक। इस सारणी को हमने फिल किया था एंड आज के वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको प्लेलिस्ट में साइंस के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं अभी तक, सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लिया कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस सारणी को पूरा किया था और हमने ये देखा था कि कौन सी चीज़ें विद्युत का चालक है और कौन सा कुचालक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनीता की टोली का बल्ब जल नहीं रहा था। परेशान होकर उसने बगल में बैठी सोनी से मदद मांगी। सोनी ने देखते ही कहा, ओहो, तुम्हारे बल्ब होल्डर की पत्तियों पर कितना जंग लगा है, इन्हें रेगमाल से घिसकर साफ तो करो। सुनीता की टोली वालों ने तुरंत इन पत्तियों को चमकाया और फिर उन्हें सेल और बल्ब होल्डर से जोड़ा। बस फिर क्या था, बल्ब झक से जल उठा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बल्ब होल्डर की पत्तियों पर जंग लगे होने से बल्ब क्यों नहीं जल रहा था? अपने शब्दों में समझाएं। बल्ब होल्डर की पत्तियों पर जंग लगा था, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा था क्योंकि जंग विद्युत का कुचालक है, तो इसलिए उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा था। हवा चालक या कुचालक, मतलब हवा विद्युत का चालक है या कुचालक है। कांच, रबर, लोहा आदि के साथ तो आपने प्रयोग किया। अब अगर हम आपसे हवा के बारे में पूछे तो आप क्या बता सकते हैं कि वह चालक है या कुचालक? चित्र 14.4 वाला परिपथ जिसमें तार के सिरे खुले पड़े थे, तो आपने बनाया ही है। क्या ऐसे परिपथ में बल्ब जलता है? इस परिपथ में तार के सिरों के बीच क्या वाकई कुछ भी मौजूद नहीं है? क्या हवा भी नहीं? ज़रा सोच कर उत्तर दीजिए। तो परिपथ खुला हुआ था तो उसके बीच हवा मौजूद थी, तो इसलिए बल्ब नहीं जल रहा था क्योंकि हवा विद्युत का कुचालक है। तो अब हवा को क्या कहेंगे, विद्युत धारा का कुचालक या चालक? तुम क्या कहेंगे, कुचालक। अब है टॉर्च में विद्युत सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ। अध्याय के शुरू में अपने सबीहा और छुट्टन की कहानी पढ़ी थी। सबीहा ने टॉर्च की पूरी जांच करके पाया था कि उसमें छुट्टन ने एक सेल उल्टा डाल रखा है। टॉर्च में 2 सेलों को कैसे डालना चाहिए, सेलों से बल्ब तक का सर्किट कैसे पूरा होता है, चलिए हम भी समझें। टॉर्च का सेल यानी कि टॉर्च की बैटरी। तो यहाँ पर समझाया गया है विद्युत सर्किट यानी विद्युत परिपथ को। टॉर्च में 2 सेल हमेशा इस तरह डालते हैं कि एक सेल की घुंडी वाला धन सिरा दूसरे सेल के चपटे ऋण सिरे को सीधे या किसी धातु के जरिए छूता रहे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये धन सिरा है, 2 बैटरी है, 2 अलग अलग बैटरी है। ये धन सिरा है इस बैटरी का और ये ऋण सिरा। फिर ये एक अलग बैटरी है, इसका धन सिरा ये है और इसका ऋण सिरा ये है। ये जो आगे वाला होता है ये धन सिरा कहलाता है और ये पीछे वाला जो पोर्शन होता है चिपटा वाला पोर्शन, उसको ऋण सिरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि टॉर्च में 2 सेल हमेशा इस तरह डालते हैं कि एक सेल की घुंडी वाला धन सिरा, ये वाला धन सिरा दूसरे सेल के चपटे ऋण सिरे को सीधे या किसी धातु के जरिए छूता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैटरी इससे कनेक्ट है, इसके चपटे ऋण सिरे को ये इसका धन सिरा छू रहा है। अब सोचे कि छुट्टन ने क्या गलती की थी। हाँ, उसने सेलों को उल्टा जोड़ दिया था, इसलिए उसकी टॉर्च का बल्ब नहीं जल रहा था। तो छुट्टन ने क्या किया था, इस तरह से सेल को जोड़ा था। तो छुट्टन ने दोनों सेलों को इस तरह से लगाया था जिससे कि दोनों का धन सिरा विपरीत दिशा में था। ठीक है, इसका धन सिरा दूसरी बैटरी का धन सिरा जो है पहली बैटरी के ऋण सिरे को छू नहीं पा रही थी, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा था। अब है टॉर्च का बटन या स्विच। अब सबीहा के टॉर्च के सर्किट को हम ध्यान से देखेंगे। आप भी कहीं से एक टॉर्च लेकर साथ ही उसके अंदर की सर्किट पहचानने की कोशिश करें। आप टॉर्च को भी खोल कर देख सकते हैं। प्लास्टिक के टॉर्च में आप इन सब चीज़ों को पहचान सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। याद है अपने सर्किट में आपने बल्ब बुझाने के लिए एक तार को हटा दिया था, पर टॉर्च के सर्किट में बल्ब को जलाने बुझाने का क्या इंतजाम है? आए इसे चित्र 14.6 की मदद से समझें। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है एक टॉर्च का। ठीक है, टॉर्च में एक स्विच होता है
सर्किट को पूरा या अधूरा करने के लिए। सर्किट पूरा होता है तो बल्ब जलता है, सर्किट अधूरा होता है तो बल्ब नहीं जलता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है कि टॉर्च के बाहर एक बटन या स्विच होता है। इसी को दबाकर आगे खिसकाने पर बल्ब जल जाता है। स्विच को पीछे हटाने से बल्ब बुझ जाता है, यानी स्विच से ही सर्किट को पूरा या अधूरा किया जाता है। यानी कि स्विच से ही विद्युत परिपथ जो है वो पूरा होता है या अधूरा होता है। पूरा होता है तो बल्ब जलता है, नहीं होता है तो बल्ब नहीं जलता है। टॉर्च को अब खोल कर देखते हैं। बाहर से तो स्विच प्लास्टिक का था, पर अंदर उसमें एक लोहे की पत्ती जुड़ी होती है। स्विच के नीचे एक पत्ती होती है। स्विच को आगे पीछे करने पर यही पत्ती आगे पीछे होती है। जब पत्ती आगे को जाती है तो बल्ब के एक सिरे से छू जाती है। टॉर्च में एक स्विच होता है जिसके आगे पीछे होने से बल्ब जलता है, और जब हम पीछे इसको करते हैं, मतलब स्विच को जब आप पीछे ले जाएंगे तो इससे विद्युत परिपथ अधूरा रह जाता है और बल्ब नहीं जलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सेल जो है किस तरह से लगाया गया है। पहले वाले सेल का धन सिरा ऊपर की तरफ है, जो कि यहाँ पर बल्ब से कनेक्ट है। बल्ब से यहाँ पर ये कनेक्ट है, और ये जो दूसरा बैटरी है, दूसरा जो सेल है, ये पहले बैटरी के चपटे वाले सिरे से कनेक्ट है। अब देखें कि टॉर्च में सेल और बल्ब का सर्किट कैसे बनता है। जब टॉर्च को बंद करते हैं तो बल्ब का घुंडी वाला सिरा सीधे ही सेल की घुंडी को छूता है। बल्ब का यह सिरा दोनों सेल के आपस में कसकर सटा रहने चाहिए, इसलिए टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में कसकर जुटे रहते हैं। स्प्रिंग के वजह से ये दोनों बैटरी जो आपस में सटा हुआ रहता है, और ये जो बल्ब की घुंडी है ये भी इसमें सटा हुआ रहता है। देखें, स्प्रिंग वाला तार टॉर्च के किनारे किनारे ऊपर जा रहा है। ऊपर इस तार के साथ स्विच की पत्ती होती है। इसमें शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा। स्प्रिंग वाला जो तार होता है वो यहाँ पर सीधे ऊपर जाता है, और इस तार के स्विच के साथ जो है ये जुड़ा रहता है। बस यही है टॉर्च का सर्किट। तो इस तरह से होता है टॉर्च का विद्युत परिपथ, यानी कि विद्युत सर्किट। स्विच को ऊपर दबाएं तो पत्ती ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरे को छूती है। सर्किट पूरा होता है और बल्ब जल उठता है। यहाँ पर है बल्ब में रोशनी कहाँ से आई। कभी सोचा है बल्ब में रोशनी कैसे आती है? गैस या मिट्टी के तेल के लैंप में तो आग जलाने से रोशनी आती है, पर बल्ब के पतले से तार के कुंडल में क्या होता है? वहाँ तो कोई आग नहीं जलती। जलते हुए बल्ब को जरा छूकर तो देखें, क्या बल्ब कुछ गर्म लगा? जब बल्ब जलता है तो आप जब बल्ब को छुएंगे तो वो गर्म हो जाता है, मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो इसलिए बल्ब गर्म हो जाता है। आपने देखा कि बल्ब जलते समय काफ़ी गर्म हो जाता है। हम तो सिर्फ बल्ब का कांच ही छूकर देख पाते हैं। जब बल्ब का कांच ही इतना गर्म है तो ज़रा सोचें कि बल्ब का कुंडल जिसमें से बिजली बहती है कितना अधिक गर्म होगा। यानी कि जब हम बल्ब के कांच को छूते हैं, ऊपर वाले कांच को छूते हैं, तो बल्ब बहुत गर्म होता है। ठीक, हम इस सिरे को अगर छुएंगे तो ये वाला सिरा जो है बहुत गर्म होता है, ऊपरी सिरा बहुत गर्म होता है। अगर आप फिलामेंट, इसके अंदर के फिलामेंट को छुएंगे तो वो कितना गर्म होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। क्या आपने लोहार के यहाँ लोहा गर्म होते देखा है? भट्ठी में तपने से लोहा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे लाल प्रकाश निकलने लगता है। ऐसा ही कुछ जलते हुए बल्ब के साथ भी होता है। विद्युत धारा से बल्ब का कुंडल इतना अधिक गर्म हो जाता है कि उसमें से भी रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जगमगा उठता है। आगे बल्ब की कहानी में हम पढ़ेंगे कि दुनिया का पहला बल्ब कैसे बना था। तो यहाँ पर बल्ब में क्या होता है, जब ये सर्किट पूरा होता है तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिलामेंट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसी के वजह से इसमें से रोशनी निकलती है। जैसे कि भट्ठी में लोहा को तपने से लोहा जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो लाल हो जाता है, उसमें से लाल रोशनी निकलने लगती है। तो वैसा ही कुछ बल्ब के साथ भी होता है। जब इसमें से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें से रोशनी निकलने लगती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एडिसन की कहानी। बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया था उनका नाम है थॉमस एडिसन। चलिए हम थॉमस एडिसन की कहानी पढ़ते हैं। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है बल्ब के आविष्कार की।
हमें भले ही बल्ब बड़ा ही सरल सा उपकरण लगे, बस बटन दबाएं और बल्ब जल उठता है, पर जानते हैं कितने ही वैज्ञानिकों की सालों की कड़ी मेहनत इस सरल से उपकरण में छिपी हुई है। बिजली का बल्ब बनाने की कोशिशें लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी। तब तक वैज्ञानिक अपने प्रयोगों द्वारा यह जान चुके थे कि किसी तार में से बिजली बहाएं तो वह गर्म हो जाता है, और कुछ तार में तो बिजली बहने से इतने अधिक गर्म हो उठते हैं कि उनमें से प्रकाश निकलने लगता है। पर ऐसे तारों के साथ एक बड़ी समस्या थी, वह यह कि ऐसे तार कुछ ही पल में जलकर टूट जाते थे। जब तक यह समस्या ना सुलझती, बल्ब बना पाना तो नामुमकिन ही था। तो इस समस्या का समाधान किसने किया? थॉमस एडिसन ने। बस इसी चुनौती से निपटने में उस समय दुनिया भर के कई नामी गिरामी वैज्ञानिक जुटे हुए थे। उनमें से एक खोजी थॉमस एडिसन भी थे। बिजली का बल्ब सबसे पहले बनाने का श्रेय एडिसन को जाता है। एडिसन की जीवनी बड़ी ही रोचक है। उनसे बड़ा आविष्कारक मानव इतिहास में शायद ही कोई और होगा, लेकिन अपने पूरे जीवन में वे स्कूल लगभग 3 महीने के लिए ही गए थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मतलब कि थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 3 महीने के लिए ही स्कूल गए थे, और बिना स्कूल गए, बिना शिक्षा प्राप्त किए उन्होंने बल्ब ही नहीं बल्कि ऐसे कई हजारों आविष्कार किए। उन्होंने अपने ज्ञान से ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए जिनमें से बल्ब का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं से बल्ब के आविष्कार से ही उनको पहचान मिली। चलिए आगे देखते हैं इनकी कहानी। वे बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे और खुद प्रयोग कर करके ही उन्होंने विज्ञान सीखा। ये इतने टैलेंटेड थे। किसी भी तकनीकी समस्या को समझने और उसका हल ढूंढ निकालने का सचमुच कमाल का हुनर था उनमें। क्या आप जानते हैं कि पूरे जीवन काल में उन्होंने 1000 से अधिक आविष्कार किए। बिना पढ़े लिखे उन्होंने 1000 से अधिक आविष्कार किए। आप सोच सकते हैं कि उनका दिमाग जो है कितना शार्प होगा, कितना टैलेंटेड होंगे वो। प्रतिभा के धनी और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी एडिसन को बल्ब बनाने में कई साल लगे। सबसे पहले उन्होंने प्लैटिनम धातु के एक धागे जैसे पतले तार में विद्युत बहाकर देखा। उन्होंने पाया कि तार गर्म होकर रोशनी देने लगता है, पर ऐसे तार कुछ ही पल बाद जलकर टूट गए। पहले उन्होंने बल्ब में कौन सी धातु का फिलामेंट बनाया था? प्लैटिनम धातु का, जो कि कुछ ही देर में टूट जाता था जलने के बाद। एडिसन ने सोचा कि अगर तार के आसपास से हवा हटा दी जाए तो क्या तब भी तार इतनी जल्दी जलकर टूट जाएगा? बस फिर क्या था, एडिसन जुट गए इसका जवाब खोजने में। उन्होंने सबसे पहले एक कांच का खोखला बल्ब बनाकर उसमें प्लैटिनम तार का एक कुंडल या फिलामेंट फिट कर दिया, और फिर उस बल्ब की सारी हवा निकाल दी। एडिसन ने जब उस फिलामेंट में बिजली बहाई तो बल्ब जलने लगा। खुशी की बात यह थी कि इस बार बल्ब लगातार 8 मिनट तक जलने के बाद ही फ्यूज हुआ। मतलब पहले वो सिर्फ फिलामेंट बनाकर उसमें क्या करते थे, विद्युत धारा प्रवाहित करते थे। तो सबसे पहले थॉमस एडिसन ने प्लैटिनम धातु का यूज किया फिलामेंट के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तुरंत ही जलकर टूट जाता है तो वो सोचने लगे कि अगर इसके आसपास से हवा हटा दी जाए तो क्या ये जलेगा। तो उन्होंने कांच के खोखले बल्ब का आविष्कार करके उसको फिलामेंट को उसके अंदर फिट कर दिया। इससे क्या हुआ, फिलामेंट के आसपास जो है हवा नहीं जाती थी, तो इसलिए बल्ब 8 मिनट तक जला। एडिसन समझ गए कि वे सही रास्ते पर हैं। शायद प्लेटिनम की जगह किसी और पदार्थ का फिलामेंट ज़्यादा देर तक जले। इस उम्मीद में उन्होंने कई तरह के फिलामेंटों से प्रयोग किए। शुरू में तो वे जो भी फिलामेंट लेते वह गर्म होकर भस्म हो जाया करता था। एडिसन चाहते थे कि फिलामेंट का तार लंबे समय तक रोशनी दे और साथ ही सस्ता भी हो। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना कागज़ पुते धागे यानी कि कार्बन के फिलामेंट को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जब ऐसे धागे फिलामेंट का बल्ब बनाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। यह फिलामेंट बिजली के बहने पर कुछ मिनट ही नहीं बल्कि पूरे 45 घंटों तक लगातार प्रकाश देता रहा। परिणाम वाकई काफ़ी उत्साहवर्धक था, पर फिर भी इससे अच्छा और अधिक टिकाऊ फिलामेंट को खोजने की ज़रूरत थी। तो बस एडिसन चालू हो गए अलग अलग किस्म के धागों के फिलामेंट बनाकर प्रयोग करने में। वे अब अलग अलग तरह के फिलामेंट बनाकर उसमें यूज करने लगे। एक दिन उन्होंने गर्मी से बेहाल एक आदमी को बांस के बने
हाथ के पंखे का इस्तेमाल करते हुए देखा। तुरंत उनके खोजी दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना बांस के रेशे का भी फिलामेंट बनाकर देखा जाए। उन्होंने वहीं उस आदमी से अनुरोध कर उसके पंखे से बांस की एक चिप्पी निकाल ली। फिर उस चिप्पी से एक रेशा निकालकर रेशे के ऊपर धातु लेप चढ़ाकर उसका फिलामेंट बनाया और उसे एक बल्ब में जलाकर देखा। नतीजा कमाल का था। यह बल्ब बिना फ्यूज हुए कई दिनों तक जलता रहा। एडिसन अब कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वे अलग अलग किस्म के बांसों के फिलामेंट बनाकर प्रयोग करने लगे। इसमें उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि एक अच्छा, सस्ता और टिकाऊ बल्ब बनाने के खातिर उन्होंने जापान में खास अपने लिए एक विशेष किस्म का बांस उगवा कर आयात करवाना शुरू कर दिया। शीघ्र ही वे सूत के आधार पर एक ऐसा फिलामेंट बनाने में सफल हो गए जो बांस के फिलामेंटों से भी बेहतर था। एडिसन की खोज अब पूरी हो चुकी थी। वे दुनिया को पहला विद्युत का बल्ब दिखाने के लिए तैयार थे। उनके इस आविष्कार की सबसे पहली खबर सन 1879 के दिसंबर माह में अमेरिका के एक अखबार में छपी। उनके बल्ब के आविष्कार की कहानी 1889 ईस्वी में दिसंबर के महीने में अमेरिका के एक अखबार में छपी थी। इस खबर से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। हर तरफ उनकी इस खोज की चर्चा होने लगी, पर कुछ लोग एडिसन के इस दावे को मानने को तैयार नहीं थे। तब करीब 3000 लोगों के सामने खूब धूमधाम से एडिसन ने बिजली के कई बल्बों को जलाकर अपनी खोज का प्रदर्शन किया और सभी को भरोसा हो गया। आप सोच सकते हैं कि जब इन्होंने पहली बार बल्ब का आविष्कार किया होगा, बल्ब जलाया होगा सबके सामने, तो लोगों को कितनी ज़्यादा खुशी हुई होगी। हम आज भी अपने घरों में कुछ वैसे ही बल्ब जलाते हैं। बस अंतर यही है कि हमारे बल्ब के कुंडल एक खास धातु के बने हुए होते हैं जिसका नाम टंगस्टन है। यानी कि अभी जो हमारे घरों में बल्ब का यूज होता है, जो बल्ब हम यूज करते हैं, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। और यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। कुंडल को कहते हैं कोयल, परिपथ यानी कि सर्किट, स्विच यानी कि स्विच का स्विच होगा, चालक कंडक्टर, कुचालक नॉन कंडक्टर, बल्ब होल्डर को बल्ब होल्डर कहते हैं, टंगस्टन को टंगस्टन कहते हैं। और इसके आगे क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।